चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्लास 11th और बुक फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी का हम चौथा चैप्टर कर रहे हैं, द फोर्थ चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है प्रिया? कल्चर एंड सोशलाइजेशन। हमने इसके विषय में कल कई उदाहरणों से ये समझा कि कल्चर कैसे एक्सप्रेस होता है, कल्चर कैसे इनहेरिट होता है, और कल्चर का एक तरह से पर्पस क्या होता है। ये आपको डिमार्केट करता है एक ग्रुप की फॉर्म में और आपको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। ये आपको डिस्टिंग्विश करता है दूसरे कल्चरल ग्रुप से भी। हमें ये समझना है कि सोशोलॉजिस्ट इसे किस नज़रिए से पढ़ना चाहते हैं। उसके तहत हम कुछ और चीज़ों को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन चीज़ें हम पकड़ेंगे। कल्चर के माध्यम से ही पहला क्वेश्चन एक क्रिएट होता है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस ह्यूमन्स फ्रॉम अदर एनिमल्स। ह्यूमन भी एक एनिमल है, ये हमें पता है, लेकिन हमने अब तक ये वर्ड बार बार सुना कि ह्यूमन एक तरह का सोशल एनिमल है ना। व्हाट डू यू मीन बाय द सोशल एनिमल? वो सोशलाइज करता है, हम ये कह देते हैं कि वो सोशलाइज करता है। तो आगे क्वेश्चन बनता है कि सोशलाइज कैसे करता है, सोशलाइजेशन क्या होता है, और वो क्यों करना चाहता है सोशलाइज। ये कई क्वेश्चन है ना, वो कैसे करता है, ये क्या होता है, वो क्यों करना चाहता है। तो आंसर है कि व्हाट क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस ह्यूमन फ्रॉम अदर एनिमल। आंसर इज द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स to develop a common understanding with others, to draw the same meaning from signs and symbols। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, मैं और आप, हम सब इस समय ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके बैठे हुए हैं कि जैसे ही मैं ये थंब अप करूँगा, लेक्चर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप सब बिल्कुल फोकस्ड हो जाएंगे। तो ये जो एक साइन है, इसकी हमने एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। या फिर जब आपने किसी को चीयर करना होता है या किसी के काम को अच्छा बताना होता है, तो तब आप करते हैं। या तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो हमारे व्हाट्सएप पे कुछ इमोजीज़ हैं, कुछ साइंस हैं, कुछ सिंबल्स हैं। हम कई बार अपनी थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए उन कुछ कहे बिना सीधे उन्हीं का इस्तेमाल कर लेते हैं। सही बात है। जैसे सबसे ज़बरदस्त इसका तो इस्तेमाल बहुत होता है, इसका मतलब कि बेस्ट या बहुत अच्छा या बहुत खूबसूरत। मैं और आप, हम दोनों इस साइन के कॉन्टेक्स्ट में एक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, दैट इज़ अ कॉमन। वो ये है कि आप भी इसे अच्छा ही मान रहे हैं और मैं भी इसे अच्छा ही मान रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आपने मेरी प्रेज़ की और आपको भी पता है कि आपने प्रेज़ के लिए ही इसे यूज़ किया। ऐसी हर चीज़ में अब आप नोटिस करें, हम इंसानों को ट्रेन कर सकते हैं। कोई भी इंसान है, हम उसे ट्रेन कर सकते हैं। क्या आप सभी एनिमल्स को ट्रेन कर सकते हैं? नहीं, बहुत ही रेयर। डॉल्फिन हैं, हॉर्सेस हैं, एलिफेंट हैं, और या फिर थोड़े बहुत लेवल पर डॉग है। आप इन्हें थोड़ा बहुत टेम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तैयार कर सकते हैं, ये कि ये आपके इशारों को समझे, आपके शब्दों को भी पहचानने की कोशिश थोड़ी बहुत करे। बेसिकली वो आपके वर्ड्स को तो उस लेवल पे नहीं समझता, वो वर्ड के साथ एसोसिएटेड साउंड्स को आइडेंटिफाई करता है कि साउंड के थ्रू आप क्या कहना चाहते हैं। ये फ़र्क हो जाता है इंसानों का बाकी जानवरों से। दिस इज़ द डिफरेंस। आप यहाँ पर नोटिस करते होंगे कि जानवर जो हैं सारे के सारे, वो दो चीज़ों के बेसिस पर ही सब चीज़ों को डिसाइड करते हैं। पहला एस्पेक्ट, उन्हें भूख लगी है। दूसरा एस्पेक्ट, खतरा है। पहला कि भूख है, दूसरा कि खतरा है। भूख है, इसके लिए वो निकलते हैं शिकार करने के लिए, और उस दौरान जो उनकी मूवमेंट है उसके बेसिस दो हैं। एक कि शिकार किधर है, कितना तेज़ दौड़ना पड़ेगा, कौन है, और दूसरा अगल बगल में खतरा कितना है। तो शिकार पकड़ के उसके ऊपर बैठ कर भी वो काफ़ी देर तक तसल्ली करता है, लेफ़्ट राइट देखता रहता है। क्यों? वो ये देखता है कि स्टिल मैं शिकार तो नहीं हो जाऊंगा, शिकार के चक्कर में अब मैं शिकार तो नहीं हो जाऊंगा कि ले करके बैठ गया हूँ। तो शेर है, चीता है, लेपर्ड है या प्यूमा है, कोई भी आप इन्हें गौर करना, शिकार करके उस पर बैठ जाते हैं, उसे कंट्रोल में रख के काफ़ी देर तक ऑब्जर्व करते रहते हैं लेफ़्ट राइट की, अब कहीं से कोई आ रहा है, इसका प्रोटेक्टर, इसका सेवियर कोई आ रहा है, नहीं। फिर स्टार्ट करते हैं उसको खाना, और खाते खाते भी हर एक बाइट के साथ भी लेफ़्ट राइट होते रहते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा है,
तो खतरा है और शिकार, भूख, ये दो चीज़ें उनके बिहेवियर को डिसाइड कर रही हैं। यही दो चीज़ें हैं जो उन्हें एक साथ जोड़ भी रही हैं आपस में। खतरा है इसलिए झुंड में रह रहे हैं, और शिकार करना झुंड में आसान होता है। रेस्ट अगर आप ये कहें तो वो आवाज़ों के माध्यम से एक दूसरे को इशारे देते हैं, उनमें कई तरह के साउंड्स हैं। लेकिन एक कम्युनिटी के एक तरह के जानवरों के साउंड दूसरे तरह के जानवर नहीं समझ रहे, और दूसरों के साउंड तीसरे नहीं समझ रहे, तीसरों के चौथे नहीं समझ रहे, क्योंकि उनमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पा रही। आप उन्हें साइंस के प्रति कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं दिलवा सकते, इसलिए उनके बीच में इंटरेक्शंस नहीं हो पाती, इसलिए उनके बीच में कम्युनिकेशंस नहीं हो पाती। लेकिन ह्यूमन ने क्या किया, सबसे पहले वन बाय वन जो भी चीज़ें अपने आसपास देखता था उसके साउंड्स के बेसिस पर कुछ सिंबल्स डेवलप कर लिए। धीरे धीरे उन सिंबल्स को रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर दिया सभी ने। फिर उन सिंबल्स के बेसिस पे कुछ लेटर्स बना लिए। फिर उन लेटर्स को ग्रामर प्रोवाइड करके वर्ड्स बनाने शुरू कर दिए और सेंटेंस बना लिए। इसके बेसिस पर उसने ये करना शुरू कर दिया कि उन वर्ड्स में ही एक्सप्रेशन डाल दिया, क्योंकि वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट से ही वो कभी पहली बार सिंबल बना था। तो अगर आप इजिप्ट में देखें तो अगर आप उनकी शुरुआती इंस्क्रिप्शंस को नोटिस करें तो इन इंस्क्रिप्शंस को अगर हम डेसिफर या डिसाइफर करें तो हमें क्या समझ में आता है। जिस तरह के आज की डेट में जानवरों को लेकर के साउंड हैं आपके, उसी तरह से उन जानवरों के सिंबल्स को वो सीधे सीधे डाल देते थे, जिससे साउंड क्रिएट होता था। इसी के बेसिस पर हमारे साइंटिस्टों ने क्लियोपात्रा का नेम और बाकी उस समय के जो लोग एग्जिस्ट करते थी पर्सनैलिटीज़, उनका नेम असेस किया कि ये इस टैबलेट पे यही नाम लिखा गया। इस टेराकोटा टैबलेट के ऊपर जो अलग अलग पक्षी या जानवर बनाए हैं तो ये नाम बनता है। तो इस तरह से स्क्रिप्ट डिसाइफर हो पाई हमने उनकी। और अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हो पाई, हम नहीं कर पाए। सो कंसेप्ट यहाँ पर निकल कर के आता है कि ह्यूमन जो है वो साइंस को लेकर के, सिंबल्स को लेकर के, लेटर्स और वर्ड्स को लेकर के कॉमन अंडरस्टैंडिंग रख सकता है, क्योंकि उन वर्ड्स के पीछे के क्या एक्सप्रेशंस हैं वो समझ सकता है, और पूरे ह्यूमन उसके पीछे के कॉमन एक्सप्रेशन को समझ सकते हैं। ब्रिटिशर्स ने जहाँ जहाँ पर रूल किया, जहाँ जहाँ पर कॉलोनाइजेशन की, वहाँ पर अपनी लैंग्वेज को प्रमोट किया, दैट इज़ द इंग्लिश। और आज की डेट में उन सभी, अगर आप नेशंस की बात करें जहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल रहता था, वहाँ के लोग लगभग इंग्लिश के लेटर्स और वर्ड्स के पीछे के कॉमन एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आप किसी भी कॉमनवेल्थ नेशन में चले जाएं जहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल करते थे, आप उन्हें मेल में, लेटर में या सामने से मिल करके हेलो कह लीजिए, वो दे विल रिकॉग्नाइज़ कि ये मुझे क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि उस हेलो वर्ड के पीछे का एक्सप्रेशन आप सबके बीच में कॉमनली अंडरस्टूड है, क्योंकि आपका रूलर सेम था तो उसने अपनी लैंग्वेज के थ्रू आपको सिखा दिया। जेंटलमैन वर्ड बोलिए अब, लेकिन यही आप स्पेन चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, वहाँ हेलो शब्द कुछ और होगा, और जैसे ही आप वहाँ पहुँचे आप नहीं समझ पाए, आपको उस वर्ड के पीछे का एक्सप्रेशन क्लियर नहीं, तो आप उस साइन, सिंबल, वर्ड, वॉइस, लेटर को नहीं समझ पाए, तो आप उसके साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर पाए, आप उसके साथ इंटरेक्ट भी नहीं कर पाए। लेकिन वहीं अगर आपका दोस्त थोड़ा बहुत ही स्पेनिश जानता है और वो थोड़ी बहुत ही बात जानता है, हेलो, हाउ आर यू, यू आर यू डूइंग फाइन, तो फिल्मों में कई बारी दिखाते हैं हल्का सा दोस्त थोड़ी बहुत ही वो लैंग्वेज जानता है, वो 2-3 वर्ड बोल करके आपको बचा करके ले जाता है। जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में जब वो गाड़ी वाला केस होता है, काजोल और शाहरुख खान वहाँ पर होते हैं, तो पुलिस वाले आ जाते हैं कि तुम लोग क्या हंगामा कर रहे हो सड़क के किनारे। तो शाहरुख को थोड़ी बहुत उनकी लैंग्वेज आती होती है, तो वो थोड़ी बहुत लैंग्वेज बोल बाल करके उनको चला देता है और वो ये दिखाता है कि मैंने तुझे बचा लिया। जबकि काजोल बिल्कुल हेल्पलेस थी, कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी, बिकॉज कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, सिम्बल्स, वर्ड्स, लेटर, इट इज़ द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। इन्हीं के बेसिस पे इंटरेक्शंस होती हैं। इंटरेक्शंस की वजह से कम्युनिकेशन एग्जीक्यूट होती है, और कम्युनिकेशन ही है जिसकी वजह से हम उनका पहनावा, रहन सहन, मान्यताएं, उनके बिलीव्स, उनके फेथ, उनकी प्रैक्टिसेस, उनके थॉट्स, उनकी लाइफस्टाइल को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, हम खुद को उनके साथ जोड़ पाते हैं, और हम धीरे धीरे एक लार्जर कम्युनिटी बन जाते हैं। फिर हम धीरे धीरे एक नस्ल कहलाने लग जाते हैं और वो ह्यूमन रेस हो जाते हैं, एक मानव नस्ल हो जाती है। आई बात समझ में? ये चीज़ हमें जानवरों से अलग करती है, जानवरों में ऐसा नहीं है। ओके, यही कहानी है। जैसे आज आप सबको पता है,
आप सभी वेपन्स को लेकर के क्लियर हैं और आपको पता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है आप सबके में। अब छोटा बच्चा है, उसे पिस्टल का पता नहीं, वो पिस्टल को लेके मुंह में भी डाल लेगा, कुछ भी करेगा। लेकिन जैसे कोई बड़ा है, वो पिस्टल को जानता है, उसके ख़तरे को जानता है। तो आपको सबको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो रखी है, तो आप उससे ख़तरे को भी जानते हो। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग आप सबको करा रखी है, हाथ ऊपर करो। तो जैसे ही आपने हाथ ऊपर कर दिया, इसका मतलब सरेंडर है। तो किसी भी देश में हाथ ऊपर कर लीजिए, सरेंडर है, तो फिर आप पर गोली नहीं चलाएगा सामने वाला। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, जब भी शिकारी के सामने शेर आ जाता है, कभी हाथ ऊपर करता है? या जब भी शिकारी के सामने शेर आ जाता है, पिस्टल से उसको कुछ फ़र्क, पिस्टल से उसको अभी तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाई कि अब ये मेरा शिकार करेगा। अब बंदूक से फिर भी हो गई है, पिस्टल से नहीं हो पाई, तो पिस्टल से शिकार हो जाता है उसका। लेकिन तीर, भाले, बर्छे, इनसे अंडरस्टैंडिंग हो गई है उसकी। सो मुद्दा यहाँ पर यह है कि जानवर कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाता, ह्यूमन कर पाता। इसलिए उनके बीच में उस लेवल का वो इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाता, इसलिए वो सोशलाइज भी नहीं हो पाते। हालांकि मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि अगर आप डीपली ऑब्ज़र्व करेंगे, सोशलाइजेशन हर लेवल पे है। जहाँ पर भी लाइफ है वहाँ पे सोशलाइजेशन है, क्योंकि वहाँ पे ग्रुपिंग होगी। अब वो प्लांट हों, वो एनिमल हों, देयर विल बी सोशलाइजेशन। वो किसी ना किसी मैनर में आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें ग्रुप में रहना बेनिफिशियल है। मैंने बताया अधिकतर जानवरों के स्तर पर उस सोशलाइजेशन का रीज़न शिकार और ख़तरा होता है, लेकिन मनुष्य के स्तर पर सिर्फ यही दो बातें नहीं हैं। उसके लेवल पर कम्युनिटी को ग्रो करना, वैल्यूज़ को, बिलीफ को, पर्सनैलिटी को एनरिच करना, सही गलत का अंतर, धर्म अधर्म का अंतर, जस्ट एंड फेयर रूल, जस्ट एंड फेयर डिसीजन, जस्ट एंड फेयर कम्युनिकेशन, अनजस्ट थिंग, इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की बेसिस हैं, रीजंस हैं। और वो क्यों है? क्योंकि वो कॉमन वो साइंस सिंबल्स के लिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग रखता है, इसलिए उन सबको पता है कि दिस थिंग इज़ ईविल, तो इट इज़ अ कॉमन ईविल प्रैक्टिस। ओके, इफ़ मर्डर इज़ देयर and the entire human community, murder is evil thing, it is a murder. Rape is evil thing, it is a rape. Picketing or theft or डकैती, it is a evil thing. ये सभी ह्यूमन में है। लेकिन आप जानवरों के स्तर पर ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि तुमने अपना पेट भरने के लिए किसी को मार दिया, तुम एग्रीकल्चर करना चाहिए था। जानवर कैन नॉट डू दिस, बट यू कैन डू दिस बिकॉज आप समझते हैं चीज़ों को, आपको पेशेंस है, आपको प्रोसेस के आउटकम क्लियर हैं, आपको बताया गया है, आपको नॉलेज इनहेरिट कराई गई है कि अगर सीड्स इंस्टिल करोगे ज़मीन में तो 5 to 6 मंथ्स के बाद क्रॉप्स यील्ड होंगी। तो आपके अंदर पेशेंस, आपके अंदर वो जो जेस्टेशन पीरियड आया एग्रीकल्चर का, उसको लेकर के अंडरस्टैंडिंग डाली गई है। क्यों डाली गई है? क्योंकि आप में नॉलेज ट्रांसफ़र होता है। क्यों? आपको अंडरस्टैंडिंग दिलाई जा सकती है कॉमन साइंस एंड सिंबल्स के वाया। क्यों? आप तक वो हेरिटेज कम्युनिकेट हुआ है पिछली जनरेशन्स के द्वारा, इसलिए आप उस पर बिलीव करते हैं, आप उसके थ्रू कंटिन्यू होते हैं। बट एनिमल में ये नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो इसी वजह से हम ये मानते हैं कि ये चीज़ आपको अलग करती है उनसे। सो आप में कैपेसिटी है, you have capacity, so the capacity of individual to develop a common understanding with other, to draw the same meaning from signs and symbol, it is the basis जो आपको अलग करती है जानवरों से। The another aspect is the creating meaning. What do you mean by this? आप all the time meanings create करते रहते हैं। What you are doing all the time, you are creating meaning. तो आप हमेशा एक बात कहते हैं ना, ओहो आपने गलत ले लिया मेरी बात को, आपको मिसकम्युनिकेट हो गया, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, आपका कहने का मतलब पूरा वही था, सामने वाले ने भी सही लिया है। मुद्दा ये है कि उसने बिल्कुल सही ले लिया और अब आप पकड़े गए हो। कई बार ये ऐसा भी होता है कि सामने वाला एग्जैक्ट उसी टोन में ले लेता है बात को, हमें लगता है कि अब तक हम बेवकूफ़ बनाते हैं, ये भी बन जाएगा या बन जाएगी, तो वहाँ पर हम फिर बचने का कोई तो रास्ता चाहिए, क्योंकि उसका कंसिड्रेशन ये रहता है कि अभी हमें और दिन बिताने हैं उसके साथ, और कुछ चाहिए अभी उससे। तो हम कहते नहीं, आपने तो बेवजह गलत ले लिया, मेरा मैंने कहा वो मतलब नहीं था, चलिए फिर भी आई एम सॉरी। तो वो आई एम सॉरी कहना बड़ा कठिन है, इसके लिए हम पहले वो सारी भूमिका बांध देते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि हाँ मैंने इस गलत भावना से कहा था, आपने उसे समझ लिया, मुझे अपनी गलती का आभास है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ,
ये बिल्कुल ठीक है, ये शुद्धिकरण का मार्ग है, लेकिन विशुद्धियों को आगे बढ़ाने के लिए वो दूसरे मार्ग भी हैं, वो भी रहेंगे, हमेशा से हमेशा तक रहेंगे। तो मुद्दा ये है कि ये कंसेप्ट ऑफ मिसकम्युनिकेशन, तो कई बार क्या होता है कि आप जैसे कि अपनी एज ग्रुप में है, मेरे साथ ये होता है, आपको मान लीजिए कि मैंने लेक्चर भेजा या कुछ भेजा, मैंने आपको एक डायरेक्शन दी कि आप इसे करके अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चले जाएँ। तो देखिए जो बच्चे ऑनलाइन हैं नहीं पता लग पाता उन्हें, तो वो आगे से जवाब के तौर पर थंब अप भी भेज देते हैं ऐसे, ओके। पता नहीं, अब शायद मैं, हो सकता है मेरी अप्रोच बैकवर्ड हो या जो भी हो, तो मैं उन्हें ये समझाता हूँ कि अपने पेरेंट्स, अपने सीनियर्स, अपने टीचर, एल्डर्स, किसी के भी साथ इस तरह के सिंबल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सच सिंबल्स आर नॉट गुड। इनफैक्ट फॉर्मल सिस्टम में, प्रोफेशनल सिस्टम में तो ये होना भी नहीं चाहिए। तो वो आगे से कह देते हैं हाँ जी सर ठीक है, आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, आगे से नहीं करेंगे, नहीं होता है। सो उसके कहने का पर्पज़ उस सिंबल का बिल्कुल करेक्ट था, उसने जिस भावना से कहा वो बिल्कुल करेक्ट था, मैंने भी उसको उसी भावना में लिया, लेकिन मुझे पता है कि ये नॉर्म नहीं है, दिस इज़ नॉट द एक्सेप्टेबल फॉर्मेट, तो उसको करेक्ट करना पड़ा। सो मुद्दा ये है कि ये कैसे क्लियर हुआ। मैंने एक मीनिंग क्रिएट किया, उन्होंने भी एक मीनिंग क्रिएट किया, और मैंने उनको ये बताया कि ये जो मीनिंग है ये इस कन्वर्सेशन में, इस कम्युनिकेशन में सही नहीं है, हमें अलग लेवल की चीज़ों पे ऐसा करना चाहिए। सो हम ऑल द टाइम मीनिंग क्रिएट करते हैं। आपके सामने कोई पिक्चर आ जाती है, कार्टून्स, आप जब सिविल कॉमन डिफेंस, आप जब CDS का एग्ज़ाम देंगे, NDA का एग्ज़ाम देंगे, पिक्चर परसेप्शन का टेस्ट होता है, उसमें आपके सामने पिक्चर आती है, आपको उसके बारे में लिखना है। आपने क्या किया, आपने एक मीनिंग उसका समझा और उसको आपने वहाँ पर बताया। वहाँ पर आपकी एबिलिटी देखी जाती है, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स देखी जाती हैं, आपका एप्टीट्यूड देखा जाता है कि आपने उसको कितना का समझा। उससे ये पता लगता है कि आप तक लाइफ में कितनी के सोशलाइज हुए हैं, आपका कम्युनिकेशन का लेवल, इंटरेक्शन का लेवल लोगों से कितना का रहा है, आपको नॉलेज कितनी है। तो मुद्दा ये है कि आप मीनिंग क्रिएट करते हैं ऑल द टाइम। फिर कई बार लोग कहते हैं ना मेरा वो मीन नहीं था, इट वॉज नॉट लाइक दैट, मैं आपको गलत कन्वे हो गया, क्योंकि उसने मीनिंग गलत क्रिएट कर लिया, आप उसे ये बताना चाह रहे हैं, जबकि सामने वाला कह रहा है कि नहीं तुमने जो कहा मैंने वही मीनिंग समझा, तुम गलत हो, तुमने गलत कहा है, इसको मानो, मैंने गलत नहीं समझा। ऐसी भी फाइट हमने सुनी है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि हम मीनिंग्स क्रिएट करते हैं अलग अलग। तो हमारे सामने ए लिखा गया है, जैसे सपोज़ कीजिए हमारे सामने ए लिखा गया है, तो अब तक हमारे दिमाग में एक ही बात आती थी, A फॉर एप्पल। आज भी हमारे सामने वही आता है, A फॉर एप्पल। लेकिन अब डोमिनेंस इतना ज़्यादा हो चुका है एप्पल के मोबाइल का कि पहले A फॉर एप्पल आता था तो पहले सेब ही आता था, अब A फॉर एप्पल आता है तो एप्पल का मोबाइल भी आ जाता है दिमाग में। मीनिंग क्रिएट हो गए ना, दो अलग अलग बच्चों में दो तरह के मीनिंग क्रिएट हुए। क्लियर हुई कहानी। और अब किताबों में भी धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। पहले बी फॉर बॉय ही हुआ करता था, फिर समाज बदला, उन्होंने कहा कि भाई फिर बी फॉर बॉय ही क्यों होता है, आप बॉय को ही प्रमोट क्यों कर रहे हैं। बट उसमें आगे जा कर के देखो तो फिर समस्या आ जाती थी कि जी फॉर गॉट करा देते थे। मुझे था कि जी फॉर गर्ल भी करा दिया करते, है ना। अब उधर जी फॉर गर्ल नहीं हुआ, गोट ही हो गया, तो इधर से बी फॉर बॉय भी बदल के कुछ और करते, बी फॉर बैट हो गया, तो बी फॉर बॉय होता था, जी फॉर गोट होता था, है ना। तो इस तरह से हमें दिमाग में बिठाया जाता था। सी फॉर कैट, ये क्या हो रहा है, हमें उस लेटर से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है ताकि जब जब भी वो लेटर हमें लाइफ में दिखे हम उसको देख के एक मीनिंग क्रिएट करें। इस मीनिंग को क्रिएट करने का पर्पज़ ये था कि हमें वो लेटर ध्यान में रहेगा अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो आर्टिकल्स हमें दिख रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिख रहे हैं, उनके साथ उसे जोड़ लेंगे तो हमें याद रहेगा एप्पल, एप्पल ये ए फॉर एप्पल होता है, तो ए बी सी डी कई साल बचपन के इसी में बीत जाते हैं। कारण कि आप जो आगे की पढ़ाई लेंगे उस पढ़ाई का मतलब यह है कि वो रिटन होगी। रिटन स्टडी में ये है कि जो उस समय की नॉलेज है, जो उस समय की साइंस है, एक तो वो आपको देनी है, और जो साइंस और नॉलेज अब तक हमने एक्यूमुलेट की है वो भी आपने पास ऑन करनी है। तो इस तरह से जब नॉलेज हमने आपको पास ऑन करनी होती है वो नहीं कम्युनिकेट हो सकती, आप तक वो नहीं पहुंच सकती अगर हम उस नॉलेज को आप तक पहुंचाने के लिए जो लेटर्स, वर्ड्स, ग्रामर, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स हमने बनाए हैं उनके सही मीनिंग्स आप तक कन्वे हों। अगर वो लेटर और वर्ड आपके सामने आते हैं तो उसका वही मीनिंग आप समझें, इसके लिए बचपन से अभियान शुरू होता है। जैसे किसी ज़माने में किसी ने एक कंसेप्ट पता लगा लिया वेलोसिटी का,
अब उसके पास वो कंसेप्ट है। जैसे किसी ने एक कंसेप्ट पता लगा लिया स्पीड का, अब ये तो एक समय की डेवलप्ड नॉलेज है ना। किसी ज़माने में किसी ने एक्सपेरिमेंट किया, स्पीड समझ में आई। अब वो जनरेशन टू जनरेशन आप तक पास हो रही है। एक नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको ये नॉलेज देना। इसके लिए इसे डॉक्यूमेंट करना होगा। इसे डॉक्यूमेंट किया गया तो इसे रिटन टेक्स्ट में डाल दिया गया और उस रिटन टेक्स्ट के वाया ये आप तक पहुंचा। पढ़ाने वाले ने ओरली इसको आपको पढ़ाया और आपके दिमाग में इस बात को डाला। उसके लिए उसने पिक्चर्स का, एग्जाम्पल्स का, वीडियोस का, कई चीज़ों का सहारा लिया। मुद्दा एक ही था कि आप तक बात स्थापित हो जाए, आपको बात समझ में आ जाए। लेकिन आज की डेट में आप स्पीड के माध्यम से यही समझते हैं कि रफ्तार, स्पीड यही है कि अगर हम जितने कम समय में जितना ज़्यादा दूरी तय कर लें, मतलब हमारी स्पीड उतनी फास्ट है। और अगर हमें वो डिस्टेंस तय करने में ज़्यादा समय लग रहा है तो हमारी स्पीड उतनी स्लो है। तो हमारे सबके दिमाग में अब ये कॉमन आस्पेक्ट है कि यार स्पीड बढ़ा, हम लेट हो रहे हैं। हम सब ये कह रहे हैं कि यार जल्दी चलो, स्पीड बढ़ाओ, हम लेट हो रहे हैं। मतलब यही है कि हमें ये पता है कि स्पीड बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाएगा। ये एक मीनिंग हम सबको समझाया गया है। तो स्पीड वर्ड देखते ही या स्पीड शब्द सुनते ही हम एक मीनिंग क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि गाड़ी में ओडोमीटर लगा होता, गाड़ी में जो भी अलग स्पीडोमीटर लगा रहता है, ओडोमीटर डिस्टेंस वाला होता है, स्पीडोमीटर लगा रहता है। और जैसे ही कोई घर का सीनियर मेंबर कार में बैठा है और सुई देख ले 100 पे, तो आपको कहता है कि बड़ी स्पीड चला रहे हो तुम यार, बहुत तेज़ चला रहे हो, इसको स्लो करो। कॉमन अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग क्रिएट किया हमने। ये जितने भी एवरीडे मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं, जैसे ही आप एक जगह पर खड़े हैं और आपने वहाँ पर खड़े हुए, आप सीनियर एज में हैं और आप अपने ग्रैंडसन के साथ या ग्रैंड डॉटर के साथ वहाँ पर गए हैं, आपको लाइन में लगने में कष्ट हो रहा है। आपने क्या किया उसको कि वो चेयर पड़ी है लेकर के आया यहाँ पर, और वो भी वहाँ खड़े आदमी को लेकर के नहीं आया, वहाँ पड़ी चेयर को ही लेकर के आया। और उसने आकर के आपको चेयर दे करके ये नहीं पूछा कि क्या करोगे आप इसका, उसने आपको ये कहा लीजिए चेयर, बैठ जाइए। उसको ये बिना कहे पता चल गया कि आपने वो चेयर बैठने के लिए मंगाई थी। और अगर वो थोड़ा सा भी और ज़्यादा एटिकेट्स हैं उसमें, तो वो खुद ही देख लेगा कि आप परेशान हो रहे हैं खड़े होने में, तो वो चारों तरफ देख कर खुद ही चेयर ले आएगा कि आप प्लीज़ बैठिए, आप थक जाएंगे। समझ में आई? तो चेयर के लिए वो जो मीनिंग उस ग्रैंडसन ने क्रिएट किया या ग्रैंड डॉटर ने क्रिएट किया, चेयर के कॉन्टेक्स्ट में ग्रैंडफादर का या ग्रैंड मदर का जो नॉलेज थी, दोनों ने जो मीनिंग क्रिएट किया यहाँ पर सिमिलर हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि बचपन से अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपनी सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच रह करके हम इन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस होते रहे, आइडेंटिफाई करते रहे और इनके मीनिंग्स हमें बताए जाते रहे। इसी वजह से बड़े होकर के हम उन मीनिंग्स को क्रिएट कर पा रहे हैं, अदरवाइज़ हम नहीं कर पाते। तो मीनिंग क्रिएट करना एक तरह का सोशल वर्च्यू है। ये एक तरह का सोशल वर्च्यू है। आई बात समझ में? ये एक तरह का ऐसा सामाजिक गुण है जो समाज हम में डालता है। शुरुआत में परिवार के रूप में डलता है, धीरे धीरे हम अपने बाहर दोस्तों में जाते हैं तो उनके रूप में डलता है, रिश्तेदारियों में कई तरह के सेलिब्रेशंस, कई तरह के रिचुअल्स, कई तरह के फंक्शंस में जाते हैं तो उनके थ्रू ये डलता है। फिर स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, अपने वर्क प्रोफाइल में एंटर होते हैं तो वहाँ पर, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम कई तरह के मीनिंग क्रिएशन से सीखते हैं। एवरी टाइम हम मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं। जैसे जैसे नॉलेज का दायरा बढ़ता जाता है, मीनिंग क्रिएट होता जाता है। एक शब्द है गद्दी। गद्दी एक्चुअली में क्या है? आप अगर जाएंगे तो आप यही कहेंगे कि 5 कुर्सियों के लिए गद्दियाँ चाहिए, दे दीजिए, तो आप गद्दियाँ लेकर के आ जाएंगे। और वहीं पर आपके घर में एक डिबेट चल रही है कि सारी लड़ाई पंजाब में इस समय गद्दी की है, तो वो बच्चा बैठ कर ये सोच रहा होगा कि मैं तो 2 मिनट लगे थे, पापा के साथ जाके 5-5 गद्दियाँ ले आया, एक गद्दी के लिए इतने लोग लड़ रहे हैं, बेवकूफ़। वो छोटा है ना अभी, तो उसको आपकी कॉन्वर्सेशन से कोई मतलब ही नहीं। बताएं क्यों? आप कितनी पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उसको मतलब ही नहीं कोई। पता क्यों? क्योंकि वो मीनिंग नहीं क्रिएट कर पा रहा उस खबर को सुन करके या उस न्यूज़ को पढ़ के, जो मीनिंग एबल है आप क्रिएट करने में। क्योंकि आप दोनों में एज गैप है और अभी वो उतना सोशलाइज नहीं हुआ, अभी वो उतना डिफरेंट ग्रुप्स में नहीं घूमा, अभी उसको फैमिली के थ्रू, स्कूल कॉलेज के थ्रू इतना एक्सपोजर नहीं हुआ कि वो उसी गद्दी शब्द के इतने मीनिंग समझ ले। आई बात समझ में? तो अभी उसने पॉलिटिक्स की इंट्रिकेसीज को नहीं समझा है। तो देखिए, आप सेम फैमिली मेम्बर्स हैं,
आपके मम्मी और आपके पापा दोनों सेम बात कर रहे हैं, शब्द गद्दी है, लेकिन वो जो बच्चा है वो उससे रिलेट नहीं कर पा रहा। सेम फैमिली मेम्बर में एक फैमिली मेम्बर उसका मीनिंग कुछ और क्रिएट कर रहा है, दूसरा कुछ और क्रिएट कर रहा है। हो सकता है सारी उम्र भी वो ये ना करे, क्योंकि जैसे ही वो बड़ा हो उसे कोई ऐसी साइंस की डिग्रीज़ में डाल दिया जाए, बीटेक वगैरह में, और उसके बाद जॉब वगैरह में, और उसके बाद आगे, तो वो कभी ये समझ ही ना पाए इन चीज़ों को। तो बहुत से बच्चे होंगे वो ये कहेंगे मुझे पॉलिटी वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये सब पता भी नहीं है यार क्या है। शायद कोई सभा होती कि जैसे कोई संसद सभा कोई जैसा, तो वो अक्सर आपको ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे कि हम तो बहुत डूबे रहे अपनी बीटेक में ही, खड़े खड़े बुर्ज खलीफा बना देते हैं हम। तो वो आपसे यही बात करेंगे, यार तुम हमसे हमारी फील्ड की बात करो ना। जैसे ही आप उनसे कुछ बातें करने आओ तो वो कहेगा कि हमसे हमारी फील्ड की बात करो ना। अच्छा तुम बताओ ये कितनी डेंसिटी चाहिए तुमको आयरन की, बताओ हमको नहीं। तुम पॉलिटी पढ़ते हो यार, हमको बताओ, तुम ये बताओ, नहीं बताओ। मुद्दा यही है कि वो ये कह रहा है कि मैं वो मीनिंग क्रिएट करने में अगर हेल्पलेस हूँ तो तू भी हमारे मीनिंग क्रिएट करने में हेल्पलेस है। उसका रीज़न ये है कि वो ये कह रहा है कि ये मेरी फील्ड है। मेरी फील्ड मतलब कि मैंने एक ऐसे रास्ते पे चला, वहाँ पर फिर मैं उसी सेगमेंट से जुड़े लोगों से इंटरेक्ट हुआ हूँ, वही तरह के टीचर, ट्यूशन्स, कोचिंग्स, फिर वही इन फैक्ट्री वर्कशॉप, वर्कर, लेबर, सीनियर स्टाफ, वही तरह के क्लाइंट। तो मुझे वही चीज़ें दिखी हैं, समझी मैंने और मुझे मिली हैं। तो मेरा इंटरेक्शन ग्रुप उतना ही रहा है, मेरा कम्युनिकेशन ग्रुप वही रहा है। तो मुझे उस चीज़ में परफेक्शन है, स्पेशलाइजेशन है। सो आई एम एबल टू क्रिएट मीनिंग्स। तू जिस तरह की फील्ड में रहा है, यू आर एबल टू क्रिएट सच मीनिंग्स। सो आई एम नॉट एबल टू क्रिएट मीनिंग इन दैट सेंस। जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर ने एक रिपोर्ट देखी MRI की, और वो देख कैसे कर रहे हैं, वी हैव टू डू फास्ट। तो लेकिन अब आप वहाँ बैठे हैं, आपके लिए वो काला अक्षर भैंस बराबर है, आप उसे देख के कोई मीनिंग क्रिएट कर ही नहीं पा रहे हैं। एक्सरे है, एक डॉक्टर ने एक्सरे लाइट में एक सेकंड के लिए ऐसे, ठीक फाइन, आपने घर जा कर के ढूंढते रहे कि क्या था इसमें यार, समझ में नहीं आया मुझे। वो मीनिंग क्रिएट कर पाए, आप मीनिंग क्रिएट नहीं कर पाए। रीज़न बीइंग 10वीं तक उन्होंने भी बायोलॉजी पढ़ी, आपने भी पढ़ी NCERT के बाद। उसके बाद आप चले गए आर्ट्स में, पॉलिटिकल साइंस ले लिया आपने, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ले ली, उन्होंने रख लिया मेडिकल। उसके बाद 2 साल वो और ज़्यादा उसी फील्ड में सोशलाइज हुए, फिर वो आगे चले गए, ग्रेजुएशन में भी उन्होंने वही किया, फिर आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में वो प्रैक्टिस में। तो डे बाय डे वो उस चीज़ के मीनिंग को क्रिएट करने वाले सर्कल्स में ही इंटरेक्ट होते रहे। नाउ ही इज़ वेल capable to interpret that, to create meaning of that X-ray, but you are not at all capable to create meaning of that X-ray। लेकिन आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं, आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं। जैसे ही आपने देखा कि इस डॉक्टर के पास किसानों की या देहाती गांव के लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, तो आप वहां पर आइडेंटिफाई कर गए कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में खर्चा करने को तैयार हैं, ख़ास तौर पर गांव के लोग। ये मुझे समझ में आया। तो मुझे अब बीइंग अ पॉलिटिशियन ये चीज़ देखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दें, हमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी ऑन बोर्ड लाना होगा। जबकि डॉक्टर ये चीज़ हो सकता है आइडेंटिफाई भी ना कर पाए, बट सोशल इंजीनियरिंग करनी आपको बहुत अच्छी आती है। जातियों का समीकरण, धर्म का समीकरण आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो डॉक्टर एक्सरे में बड़ा अच्छा है, आप उस चीज़ में बड़े अच्छे हैं। तो मुद्दा ये है कि हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारी कम्युनिटीज़, हमारी सोसाइटीज़ हमें कई चीज़ों से वन बाय वन इंट्रोड्यूस कराती जाती हैं, फिर रिपीटेटिव इंट्रोडक्शंस और फिर रिपीटेटिव अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम उन चीज़ों में मैच्योर होते जाते हैं, और धीरे धीरे हमारे एनालिटिकल स्किल्स बहुत इन्हांस हो जाते हैं। तो हम कितने ही इंटेंस, कितने ही डाइवर्स, कितने ही मीनिंगफुल मीनिंग्स क्रिएट करते चले जाते हैं। तो कई बार लोगों के बारे में आपने ये भी लाइन कही हुई ना, यार वो मीनिंगलेस बातें करता है। ये वर्ड आप आम ही कह देते हैं ना, मीनिंगलेस। व्हाट डू यू मीन बाय मीनिंगलेस बातें? आपने लास्ट टाइम किसके बारे में ये बात कही थी, मीनिंगलेस बातें? यार वो मीनिंगलेस बातें करता है। और मीनिंगलेस बातें ये हुई कि जैसे कि आपने और उसने आपको कहा यार चल यार दिल्ली चलें, तो आपने कहा हाँ चलते हैं। बरसातों का मौसम था, मानसून का मौसम था, और उसने कहा चल बाइक पे ही निकलते हैं आज रात को ही। ओके ठीक है, वो एडवेंचरस है, उसकी बॉडी स्ट्रांग है, घूमता फिरता रहता है, आवारा सा है थोड़ा सा, वैसे ही तैयार हुआ है।
लेकिन आपको पता है कि आपको थोड़ी सी बारिश हुई जुकाम हो जाएगा या आप इतनी दूर नहीं जा सकते, और दिल्ली कौन सा 400 किलोमीटर पास है। तो आपने कहा नहीं, तो सुबह अगले दोस्त से फ़ोन पे बात हो रही है तो आपने कहा यार वो जतिन रात का निकला हुआ दिल्ली। तो आपने कहा, दूसरे ने कहा अच्छा है, तो आपने कहा यार वो मीनिंगलेस ही बातें करता है, रात को 1:30 बजे मुझे कह रहा है चल चले। मीनिंगलेस मतलब यहाँ पर ये है कि वो उस सिचुएशन का मीनिंग ये क्रिएट कर रहा है कि हम फन करेंगे, एडवेंचर करेंगे और विल एन्जॉय अ लॉट। और आपने सेम सिचुएशन से ये मीनिंग क्रिएट किया कि रास्ते पे ट्रैफिक इतना होगा, थ्रेट इतना होगा और अल्टीमेटली बारिश हो सकती है, थकावट इतनी हो जाएगी, हम बीमार हो सकते हैं। तो इसलिए आपको उसका जो दिया हुआ कंसेप्ट था वो यूज़लेस लगा, उसमें कोई मीनिंग ही नहीं नज़र आया, तो आपको मीनिंगलेस लगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें वो आपको कह सकता है तो आपको मीनिंगलेस लगती हैं। तो सेम ही चीज़ है, दो तरह के मीनिंग क्रिएट हुए हैं, डिपेंड हो कि दोनों किस सर्कल में रहते हैं, दोनों की अपब्रिंगिंग कैसी है, दोनों का नज़रिया कैसा विकसित हुआ। तो इस तरह से हम मीनिंग्स क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में। मीनिंग क्रिएट करना एक सोशल वर्च्यूज़ है, और हम ये कहते हैं कि अगर आपको वर्चुअस बनना है, तो ये लाइन कही जाती है, अगर आपको वर्चुअस बनना है तो आप जितनी ज़्यादा डाइवर्स लोग, डाइवर्स क्यूजीन, डाइवर्स लैंग्वेजेस, पीपल, कस्टम, कल्चर, मैनर्स, डाइवर्स सेटिंग्स में एग्जीक्यूट करेंगे खुद को, उतने ही ज़्यादा आपकी पर्सोना, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही कलरफुल हो जाएगी। कलरफुल इन द सेंस कि बहुत ही एनरिच्ड पर्सनैलिटी होगी, क्योंकि फिर आप काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ के साथ जो मीनिंग वो क्रिएट कर रही हैं उनके साथ खुद को कोरिलेट कर पाएंगे, तो आप उन कम्युनिटीज़ के लिए मीनिंगलेस नहीं होंगे, आप उन कंसेप्ट्स के लिए मीनिंगलेस नहीं होंगे, आप उनके साथ रेलेवेंट होंगे। और ऐसे में जब आप ज़्यादा लोगों के साथ रेलेवेंट होते हैं तो आप ज़्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं। इसलिए पॉलिटिशियंस के लिए प्री कंडीशन ये रहती है कि डिग्री चाहे आपने की नहीं की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या नहीं है, ये प्री कंडीशन होती है कि आप जीतेंगे तभी अगर आप लोगों के बीच हैं। तो इसलिए ये होता है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच होना है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों के बीच होंगे उतनी ज़्यादा वो लोगों की समस्या समझ पाएंगे। क्योंकि जो चीज़ें, जो परिस्थितियों से लोगों ने ये मीनिंग क्रिएट किया किसानों ने कि भाई इस बार गले पड़ गए, हमारी फसलें ख़राब हो गई, तो हमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन वो पॉलिटिशियन इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर पा रहा, तो क्या ही हो गया अगर थोड़ी बहुत फसल ख़राब भी हो गई तुम्हारी इस बार, क्योंकि वो उनके बीच रहता ही नहीं। तो उस गिरी हुई फसल से वो ये मीनिंग क्रिएट ही नहीं कर पा रहा कि ये गिरी हुई फसल तो किसानों गिरा देने वाली है। लेकिन अगर वो किसानों के बीच रहेगा, वो उनको जानता है, उनको उनसे वार्तालाप करता है, तो वो और किसान उस गिरी हुई फसल से सेम मीनिंग क्रिएट करेंगे। तो किसानों के लिए ये नेता रेलेवेंट है, वो नेता रेलेवेंट नहीं है जो इसका थॉट समझ ही नहीं पाया। वो पॉलिटिशियन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अदर क्षेत्रों में उसकी बहुत नॉलेज है, लेकिन किसानों के बीच रहने का उसे कोई अनुभव नहीं। इसलिए आप ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएं लोगों के लिए, आप ज़्यादा रेलेवेंट हो जाएं लोगों के साथ, वो इस पर डिपेंड करता है कि आप और वो कितने को कॉमन मीनिंग क्रिएट कर पा रहे हैं उस पर्टिकुलर इवेंट, ऑब्जेक्ट, साइन, सिंबल, वर्ड, लेटर या डिस्कशन से। ये डिपेंड करेगा कि आप उनके बीच में कितना विचरते हैं, आप उनके बीच में कितना कंडक्ट होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, और इसी पे डिपेंड कर जाएगा आप उनके लिए रेलेवेंट हैं या नहीं है कि नहीं। तो मीनिंग क्रिएट करना एक सोशल वर्च्यू है, और हमें वर्चुअस बनने के लिए कहा जाता है कि थोड़ा बाहर अंदर निकलो, लोगों के बीच जाओ आओ, थोड़ा घूमो फिरो, दुनियादारी समझ में आएगी। तो कंसेप्ट यहाँ पर यह है कि दुनियादारी का मीनिंग यहाँ पर यही है कि दुनियादारी का मतलब कि घर में बैठे हैं तो मुंह खोल करके 1 मिनट में मांग लिया 1000 रुपया दीजिए। तो घर वाले अक्सर कहते हैं ज़रा बाहर जाओ, 1 रुपया कमा के दिखाओ तो तुम्हें समझ में आएगा दुनियादारी क्या होती है। तो वो फिर बताते हैं कि 1000 की क्या कीमत है, तुम्हें बाहर समझ में आएगा। क्योंकि हम और हमारे पेरेंट्स दोनों उस 1000 रुपीज़ से डिफरेंट मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं। वो उस 1000 रुपीज़ से ये मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं कि इसका खर्चने का पर्पज़ यूज़लेस तो नहीं है, लेकिन वही पर्सन वो 1000 रुपया जो बच्चा मांग रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा तो राइट है इसे 1000 रुपये इन्होंने ही देने हैं, माता पिता, और वो उसे किसी भी मैनर में खर्चे, क्योंकि उसके लिए वो बहुत यूज़फुल है कि मैं अगर घूमने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ तो मेरे लिए तो सबसे बेस्ट है ये। तो दोनों के नज़रिए में कन्फ्लिक्ट आ रहा है, क्योंकि मीनिंग क्रिएट दोनों अलग अलग कर रहे हैं। आई बात समझ में। इसलिए जितना ज़्यादा आप रियलिटीज़ में रहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि बचपन से बच्चों को रियलिटी में रखा जाए, उन्हें घर के हालातों से अवगत कराया जाए, उन्हें बताया जाए कि रियल सिचुएशंस क्या हैं। वो बच्चे नर्चर भी उसी तरह से होते हैं, और फिर वो उतने ही रेलेवेंट मीनिंग क्रिएट करते हैं अपनी फैमिली की सिचुएशन से जितने के फैमिली के एल्डर मेंबर्स। इसकी वजह से फैमिली के एल्डर मेंबर्स को ऑल द टाइम ये डर नहीं रहता कि बच्चे को हर बात पे शौक लग जाएगा, हर बात पे सदमा लग जाएगा। इसको बड़ा पाल के रखा हमने, इससे छुपा के रखो। आई बात समझ में। दैट इज़ नॉट द राइट अपब्रिंगिंग। हमें राइट अमाउंट में रियलिटी बच्चों को फीड करनी चाहिए,
ये ज़रूरी है। लेकिन ये भी ना हो कि हम उन्हें ट्रॉमा और शॉक में ही ले आएँ बचपन से ही, तो भी वो शॉक्ड हो जाएंगे, तो भी वो ट्रमेटिक हो जाएंगे। ये भी प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है। हर छोटी बड़ी बात उन्हें नहीं बैठ करके कानाफूसी करनी कि बेटा तो कल तेरी मम्मी ने या कल मैंने तेरी मम्मी को ये गालियाँ दी हैं, तो अच्छे समझ ले, सारी रियलिटियाँ जान ले, हम दोनों एक दूसरे को ये गालियाँ बकते हैं और तू बेटा अच्छे सीख, समझ आई। ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे उस बच्चे के अंदर एक अलग ही तरह की डिस्टॉर्शन क्रिएट होगी। हो सकता है जो ड्यू रिस्पेक्ट उसे देनी बनती है वो नहीं दे पाएगा। तो हमें ये तय करना होता है कि कई मीनिंग्स अनएक्सेप्टेबल भी होते हैं और कई मीनिंग्स ऐसे भी होते हैं जो इररेलेवेंट होते हैं। तो कई तरह की इन्फॉर्मेशंस, कई तरह की अंडरस्टैंडिंग्स वर्चुअस नहीं होती हैं, हमें उन्हें कम्युनिकेट होने से रोकना पड़ता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये हम आगे जा कर के पढ़ेंगे। सच थिंग्स आर नॉट वर्चुअस। तो सोशल वर्च्यू है मीनिंग क्रिएट करना। ये कहाँ से सीखते हैं मैंने आपको बताया। यही खासियत है जिसके दम पर आप अलग अलग टूल्स, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना सीखते हैं, यानी कि मटेरियल एस्पेक्ट्स, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना सीखते हैं। यही प्रोसेस है जिसके वाया आप बहुत सारे नॉन मटेरियल चीज़ें जैसे कि थॉट्स, बिलीव, ट्रस्ट, फेथ, इस इंफॉर्मेशन, इस तरह की चीज़ों के बारे में जानते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको एक बात पूछता हूँ, सिंपल सी बात है, ये पेन है, ये एक तरह का टूल है। इस पेन का इस्तेमाल करके लिखा जाता है। ये हमने कैसे सीखा? इस पेन का इस्तेमाल करके लिखा जाता है, ये कैसे सीखा? क्योंकि हाथ पकड़ पकड़ करके बचपन से ही आपको पेंसिल पकड़नी सिखाई गई है। तो जब भी आपको कहा गया है लिखो का खा गा, लिखो ए बी, तो आपको क्या कहा? पेंसिल पकड़ो। तो पेंसिल पकड़ाना सिखाना भी, सारी उम्र कई बच्चों को पेंसिल पकड़नी नहीं आती, पेन पकड़ना नहीं आता। इवन आपको मैं एक बात बता दूं, आज दिन तक बहुत बड़ी समस्या है। आप लिटरली देखेंगे कि बच्चों को चम्मच ऐसे पकड़ करके चावल खा रहे होंगे, कोनी के सहारे, लिटरली हाथ भी और कोनी भी एक ही एंगल पे है, जबकि चम्मच पकड़ने का स्टाइल है, कोनी तो कहीं रह जाती है, हाथ कहीं आता है। लेकिन सामने बिरयानी है, वो सो ये हो रहा होता है कि बड़े नाजुक पले हैं, लेकिन करेक्ट नहीं सिखाया गया। चम्मच पकड़ने का भी एक ढंग है, वो नहीं सिखाया गया, क्योंकि ऐसे है तो गिरेगी ना, यह गारंटी है ना। तो उनके 4 दाने 6 दाने गिर भी रहे होते हैं, ऑलवेज अंदर भी जा रहे हैं, गिर भी रहे हैं। और जितने उन्होंने चम्मच पे लिए हैं, कभी भी चम्मच में धारण नहीं होंगे। चम्मच से उठाते जैसे डिच मशीन रेता उठा रही है, वैसे गिर रहे होते हैं। लेकिन जब आपने चम्मच अगर ढंग से पकड़ा है, चावल जितने भरे हैं उतने चावल में रहेंगे। तो ये आपको बता दूं, बहुत समय लग जाता है फैमिली मेम्बर का, ख़ास तौर पे आपकी मदर का, आपको ये सिखाने में। तो कॉपी कैसे रखनी है, उस पर लिखने के लिए हाथ कैसे लेकर के आना है, पेन कैसे पकड़ना है, पेंसिल कैसे पकड़नी है, बैट जैसे क्रिकेट का कैसे पकड़ना है, ये सारी चीज़ें। तो बैट आपके हाथ में एक टूल है। उस क्रिकेट के बैट को बचपन में हम अक्सर गलत पकड़ा करते थे, फिर धीरे धीरे हमने सीखा कि इसको तो ऐसे भी पकड़ा जाना है, फिर जा कर के हम खेल पाएंगे। ये टूल्स, ये टेक्नोलॉजीज़ आप कैसे कर पाते हैं एग्जीक्यूट, ये सोशल वर्च्यू है आपका। क्यों? क्योंकि आपने मीनिंग वही क्रिएट किया जो मीनिंग बाकी लोग क्रिएट कर रहे हैं। क्या मीनिंग क्रिएट किया? आपको एक लाइन कही गई, लिखना है, तो आपने और दूसरे ने मीनिंग सेम क्रिएट किया कि अब ये पेंसिल मांगेगा या पेंसिल मांगेगी या पेंसिल ढूंढेगी। तो उसने जब आपको लिखने को कहा, पहले से ही आपके लिए ज्योमेट्री बॉक्स का इंतज़ाम करके रखा है। तो आपने जैसे ही लिखने के लिए